Assalamu alaikum. Dear students, welcome to lecture number 26 of Introduction to Management, MGT 101. Let's first see what we have discussed in the last lecture. Remember in lecture number 25 we discussed topics from chapter number 12 और हमने chapter number 12 में जो topics discuss किए थे वो देखें. What is a change? हमने देखा था कि change क्या होता है and then what is a change process. We also discussed organizational development and finally in the last component of that lecture we discussed innovation और हमने innovation को भी और इसके अलावा हमने एक टॉपिक स्ट्रेस के ऊपर भी देखा था कि स्ट्रेस जो है वो क्या होती है और उसके सिम्टम्स क्या और साइंस क्या होते हैं. सो आज देखते हैं हम क्या डिस्कस करने लगे हैं. टुडे विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 13 में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल एंड एम्प्लॉय बिहेवियर एंड देन वी विल डिस्कस द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच इफेक्ट एम्प्लॉय बिहेवियर एंड और उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स आते हैं और उसमें एटीट्यूड एक ऐसा फैक्टर होगा जिसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. सो देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है. द चैप्टर नंबर 13 इज अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनके बिहेवियर्स जो है उसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बिकॉज फॉर अ मैनेजर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने जितने भी उसके कुलीग्स हैं, जो भी उसके सबॉर्डिनेट्स हैं या इवन जो उसके टॉप मैनेजर्स या बॉसेस हैं उनके बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करे. बिकॉज व्हेन अ मैनेजर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम देयर बिहेवियर, तो फिर उनकी पर्सनालिटी और उनकी बिहेवियर और ये तमाम चीज़ें वो पॉजिटिवली उनको अंडरस्टैंड करने के बाद ओवरऑल इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ना सिर्फ उसकी इम्प्रूव होगी बल्कि उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी इम्प्रूव होगी. सो चैप्टर 13 में फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय बिहेवियर. कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में और एम्प्लॉय बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसमें डिफरेंस क्या है. The first figure which you are currently looking at your screens is of an iceberg. और iceberg का कहा यह जाता है कि it's 1/4 above the sea and 3/4 under the sea. यानी उसका सिर्फ 1/4 हिस्सा जो है 1/4 जो है वो आपको हमेशा पानी से ऊपर नज़र आता है, बट 3/4 इज इनसाइड. इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन को जब आप बाहर से देख रहे होते हैं, लेट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन. सो जब आप ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से देख रहे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की कुछ चीज़ें आपको नज़र आती हैं और अक्सर चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही होती. सिमिलरली जो एम्प्लॉई है, जो वर्कर है, उसके बिहेवियर का, उसके एटीट्यूड का कुछ प्रोपोर्शन, जो थोड़ा प्रोपोर्शन है वो आपको नज़र आ रहा होता है, बट मेजर थिंग्स आर हिडन फ्रॉम यू. So let's see what the slide says. It says that whenever you talk about an organization is a kind of iceberg. यानी उसकी कुछ information आपको नज़र आ रही है और कुछ information आपसे hidden है. And there are some visible aspects and then there are some hidden aspects of every organization. Visible aspects क्या हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही होती हैं? For example, the strategies which an organization has adopted. Organization की strategies आपको नज़र आ रही होती हैं. Its objectives are visible to you. Policies and procedures जो organization के अंदर use हो रहे हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं. Technology which the organization is using, that is also visible to you. Formal authority क्या है, कौन authority वाले लोग हैं, what is the structure, what is the chain of command. All of these things are visible. And these are the components of the visible aspect of the organization. So जब भी आप organization को देखते हैं, किसी भी organization को देखते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको नज़र आती हैं. Structure,
people, authority wise, what is the chain of command, and what is the technology which they are using, and things like that. But on the other hand, there are also some hidden aspects of every organization. और वो hidden aspects क्या हैं? The attitudes, the perceptions, the norms, the informal interactions which are going on, the interpersonal and intergroup conflicts. So आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हैं तो कुछ चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं, बट वो चीज़ें जो लोगों के आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या अगर आपस में लोगों के कोई रिलेशनशिप्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई किसी बातों पे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, या एटीट्यूड है लोगों के, कुछ बिहेवियर्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं लोगों के, कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, that may not be visible to you at the first chance. So फर्स्ट इंस्टेंस में आपको जो है हो सकता है ये चीज़ें नज़र ना आए. So we call them as the hidden aspect of the organization. So now what is organization behavior? The actions of people at work. के what is organization behavior? Organization का behavior किससे बनता है? उसके लोगों से, उसके एम्प्लॉइज से, उसके मैनेजर से, उसके वर्कर से. सो द पीपल, the kind of work they are performing and the actions which are involved, that defines the organization behavior. So the actions of the people at work, जो काम करते वक्त उनका ओवरऑल बिहेवियर है, जो उनका एक्शंस हैं, जो उनकी मूवमेंट है इंस्टेड ऑफ, और जो उनके रिलेशनशिप्स हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल है, जो उनका ओवरऑल एनवायरनमेंट में उनका जो मेकअप है, दैट बेसिकली इज डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सो काम की इन्वायरमेंट में, वर्किंग इन्वायरमेंट में हर एक पर्सन का जो बिहेवियर है, दैट डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एट लार्ज. अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का फोकस किन चीज़ों पे होता है? ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो का जो ओवरऑल बिहेवियर है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है? ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स विद इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है, फिर उसका ग्रुप में क्या बिहेवियर है, फिर डिफरेंट ग्रुप्स का, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में क्या ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है. सो इंडिविजुअल्स behavior tends to affect the group behavior. The group's behavior tends to affect the organization behavior. So individual behavior में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कौन सी चीज़ें important हैं? Individual behavior में we have attitude, personality, perception, learning, motivation. So अगर आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जाके बिहेवियर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एटीट्यूड क्या है, ये इसकी परसेप्शन क्या है, किन चीज़ों को ये अच्छा समझता है, किन चीज़ों को ये बुरा समझता है, वेदर ही और शी इज़ मोटिवेटेड और नॉट, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है चीज़ों के मुतालिक. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेंड्स टू डिफाइन व्हाट इज़ एन इंडिविजुअल बिहेवियर. बट यही इंडिविजुअल्स को जब आप ग्रुप में देखेंगे तो फिर ग्रुप बिहेवियर किन चीज़ों से डिफाइन होता है, कि ग्रुप के नॉर्म्स क्या हैं, ग्रुप के रोल्स क्या हैं, टीम बिल्डिंग में उसका क्या इफेक्ट है, लीडरशिप क्या है, और कॉन्फ्लिक्ट्स की क्या सिनेरियोज हैं. दीज थिंग्स टेंड्स टू डिफाइन दी ग्रुप बिहेवियर. सो अगर आपने किसी ग्रुप को मॉनिटर करना है, आपने उसका बिहेवियर अंडरस्टैंड करना है, तो फिर आप देखेंगे कि उस ग्रुप में लोग काम कैसे कर रहे हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप्स क्या हैं, गोल्स वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, और उनके नज़दीक, उस ग्रुप के नज़दीक क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नॉर्म्स क्या हैं, क्या चीज़ वैल्यू रखती हैं. सो दीज थिंग्स टेंड्स टू डिफाइन द ग्रुप बिहेवियर. बट जब आप डिफरेंट ग्रुप्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के अम्ब्रेला के अंदर देखते हैं तो फिर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल कल्चर, और उसकी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस. सो हमने एक इंडिविजुअल से स्टार्ट लिया. हमने कहा कि इंडिविजुअल बिहेवियर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसमें उसका एटीट्यूड है, पर्सनालिटी है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मोटिवेशन वगैरह.
देन हमने कहा जब ग्रुप की बात होगी तो फिर ग्रुप को जब हम देखेंगे तो ग्रुप का बिहेवियर किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है या किन चीज़ों पे इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल द नॉर्म्स, द वैल्यूज, द कॉन्फ्लिक्ट्स, द इंटर पर्सनल रिलेशनशिप्स, और फिर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है या इन्फ्लुएंस करता है। तो दीज थिंग्स आर द ओवरऑल कल्चर, द ओवरऑल पॉलिसीज, द HR पॉलिसीज स्पेशली, ये तमाम चीज़ें जो हैं दे टेंड टू डिफाइन दी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नाउ व्हाट आर द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को जब स्टडी करते हैं तो हम ये कहते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल गोल्स, क्या हम अचीव करना चाह रहे हैं। अगर हम इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में तो उससे क्या चीज़ें इम्प्रूव होंगी या क्या चीज़ें कम होंगी। What are the goals that we want to achieve? So what are the goals of organization behavior? To predict, to explain and influence behavior. हमारा गोल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, that we should be able to predict, कि हम पहले से अंडरस्टैंड कर लें कि अगर कोई एम्प्लॉई ऐसा करेगा तो इसका क्या मतलब है, अगर किसी ग्रुप ने ये रिएक्शन दिया है तो उसका क्या मतलब है। So we should be able to predict, we should be able to explain and we should be able to influence, कि हम उसको फिर अगर कोई और डायरेक्शन देना चाहते हैं उसको, हमें हमारे नज़दीक या ग्रुप का बिहेवियर सही नहीं है या इंडिविजुअल का बिहेवियर सही नहीं है तो हमें उसको इन्फ्लुएंस कैसे करना है, उसके बिहेवियर को ठीक कैसे करना है ताकि उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाए। और जब इंडिविजुअल की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी तो ग्रुप की डायरेक्शन भी सही होगी, जब ग्रुप की डायरेक्शन सही होगी तो फिर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की भी डायरेक्शन सही हो जाएगी। सो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन इज़ एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, कि अगर if we see that the employee productivity is on rise, then we can say that the behavior is currently the right one। और अगर हमें ये नज़र आता है कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रही है, डिक्लाइनिंग है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है और जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है रादर वो को पॉजिटिव नहीं है। सो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इज़ अ परफॉर्मेंस मेजर ऑफ बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। हमें पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है दैट इज़ अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी एज वेल एज द इफेक्टिवनेस। सो अगर किसी एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी या किसी ग्रुप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है तो फिर हम कहेंगे इनका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव है। अगर प्रोडक्टिविटी लो हो रही है तो हमें ये एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल बिहेवियर या ग्रुप बिहेवियर जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है नेगेटिव वे में और प्रोडक्टिविटी लो जा रही है। एब्सेंटिज्म क्या होता है? द फेलियर टू रिपोर्ट ऑन द वर्क व्हेन दे वर एक्सपेक्टेड, यानी जब आपको अपने काम पे पहुंचना था, आपको काम पे आना था और आप नहीं आए, दैट इज़ एब्सेंटिज्म। अब एब्सेंटिज्म भी कई रीजंस की वजह से होता है, एंड स्पेशली ये बिल्कुल उसी तरीके से मेरे जहन में एक बात आई कि जिस तरह छोटे बच्चे सुबह स्कूल जाने में बड़ा खुश जाते हैं उस वक्त जब स्कूल में उनको कोई अच्छी बात नज़र आए या कोई स्कूल में स्कूल के इन्वायरमेंट से या अपने टीचर से वो सेटिस्फाइड होंगे तो बच्चे बड़े खुश सुबह स्कूल जाते हैं। इसी तरीके से अगर एक बड़ा है, एम्प्लॉई है, यंग पर्सन है, तो वो भी जॉब पे उस वक्त खुश जाएगा जब जॉब से वो सेटिस्फाइड है और जॉब में जो उसकी पर्सनल या जो सोशल नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं, उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, उसके लिए तनख्वाह काफ़ी है, उसके लिए काम का एनवायरनमेंट अच्छा है, उसका बॉस अच्छा है, उसके बाकी दोस्तों के साथ, बाकी कुलीग्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, सो वो खुश जाएगा और ज़रूर जाएगा जॉब पे। लेकिन अगर डिससेटिस्फैक्शन है या डीमोटिवेशन है या कोई ऐसी HR पॉलिसी है जिसकी वजह से वो इफ़ेक्ट हो रहा है तो फिर एम्प्लॉई कोशिश करेगा, बहाने बनाएगा, काम पे नहीं जाएगा। सो हम कहते हैं एब्सेंटिज्म इज़ हाई। सो when the person has failed in reporting to work, अगर वो रिपोर्ट नहीं करता काम पे, छुट्टियां करता है, नहीं आता है, तो we say the absenteeism is high। अब कई दफ़ा एब्सेंटिज्म जो है वो बाकी चीज़ों में भी कन्वर्ट हो जाता है लेटर ऑन, एंड वन ऑफ दैट थिंग इज़ कॉल्ड टर्नओवर।
टर्नओवर क्या है? द वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी परमानेंट विड्रॉल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। वॉलेंटरी क्या है कि आप बीइंग एन एम्प्लॉई, अगर आप समझते हैं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में खुश नहीं हूँ, या मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई काम नहीं कर पा रहा, या मिसफिट हूँ, या मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ बाहर मिल रही हैं, सो आप रिज़ाइन कर देते हैं, रेजिग्नेशन अपना दे देते हैं। सो व्हेन यू टेंडर योर रेजिग्नेशन, दैट इज़ बेसिकली वॉलंटरी काइंड ऑफ in a situation where you are leaving the organization on by yourself. इनवॉलेंट्री में भी कि आपसे फोर्स रेजिग्नेशन लिया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि जी आप चले जाएं, आपकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। सो दैट इज़, सो वेदर इट्स वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, turnover means that the employee is leaving the organization. And then there is a similar term which is called turnover rate. Rate means whenever there is a word rate in any science, it means with respect to time. So the number of employees hired per month, per year, that may be, or the number of employees fired per month or per year is basically being defined as a turnover rate. कि कितना अरसे में कितने एम्प्लॉयज़ को आपने जॉब से फ़ारग किया और कितने, या कुछ लोग छोड़ के चले गए, सो कितने लोग छोड़ के चले गए या निकाले गए और कितने लोगों ने ज्वाइन किया, दैट डिफाइंस अ टर्नओवर रेट। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय बिहेवियर्स? कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं एम्प्लॉयज़ के जो इम्पोर्टेंट होते हैं? द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, OCB। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर क्या है? डिस्क्रिशनरी बिहेवियर दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉयज फॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट्स बट विच प्रमोट्स द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये एक ऐसा बिहेवियर है, एक ऐसा आपका एटीट्यूड है, बिहेवियर है कि जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जहाँ कहीं जाते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक अच्छी बात करते हैं, आप लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक बताते हैं, या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं। अब ये चीज़ें हो सकता है फॉर्मली अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो तो ये आपके जॉब की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन जब आप इनफॉर्मली कहीं पे बाहर, जॉब से बाहर हैं, काम से बाहर हैं, और या मे भी आप शाम को घर आ गए, उसके बाद कोई दोस्त या कोई फ्रेंड्स या कहीं आप मिलते हैं किसी को, आप और अच्छी बातें, आप अच्छा बिहेवियर शो करते हैं, दैट इज़ जनरली नॉट रिक्वायर्ड। बिकॉज जॉब के ऊपर रहते हुए तो अगर आप किसी से मिलें, यानी दिन में जॉब में जो आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, उसमें तो आपने अब डिफाइन करना ही करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को, लेकिन उसके बाद फ्री टाइम में भी अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, या ऐसा बिहेवियर रखते हैं कि जो पॉजिटिव समझा जाता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब एक अच्छा मैसेज कन्वे करता है, तो हम कहते हैं कि आपने एक ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट किया है जो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का सिटीजन बना दिया है। इट्स अ काइंड ऑफ बिहेवियर विच डिफाइंस यू एज अ सिटीजन, एज अ कमिटेड पर्सन, एज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो वी से दैट इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। जैसे आप किसी मुल्क के सिटीज़न हो तो मुल्क के कानून आपके ऊपर लागू होते हैं, और आप मुल्क से बाहर भी कहीं चले गए, दूसरे मुल्क भी गए हों कुछ अरसे के लिए, तो वहाँ पे भी आपको ऐसे काम नहीं करने होते कि जो आपके मुल्क के कानून के अगेंस्ट हो। सो इट्स द सेम थिंग, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर यही है कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, उसके सिटीज़न हैं, तो आप एक बिहेवियर जो है वो कॉन्स्टेंटली शो करेंगे। वो जॉब पे आपके लिए रिक्वायर्ड है, बाहर आपके लिए डिस्क्रिशनरी है, नॉट रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप ऐसा करें तो ये अच्छी बात है। और कौन से एम्प्लॉय बिहेवियर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है? जॉब सेटिस्फैक्शन। इफ़ द इंडिविजुअल जनरल एटीट्यूड टुवर्ड हिज और हर जॉब इज़ पॉजिटिव, अगर वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है तो हम कहेंगे कि जी जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो पॉजिटिव है, राइट है। अगर वो अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड है, अगर वो खुश नहीं है, तो हम कहेंगे कि जी जो उसका एम्प्लॉय का बिहेवियर है उसमें हमें कोई मिसिंग चीज़ नज़र आ रही है, कोई नेगेटिव चीज़ नज़र आ रही है, हमें इस चीज़ को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। सो एक चीज़ जिससे आपको फौरी तौर पे एम्प्लॉय बिहेवियर के मुतालिक कोई साइन मिलता है,
कोई हिंट मिलती है, कोई गाइडेंस मिलती है, दैट इज हाउ ही और शी इज सेटिस्फाइड विद हिज जॉब, कि वो अपनी जॉब से कितना सेटिस्फाइड है। और क्या चीज़ें आपको ऐसे हिंट्स देती हैं कि एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब से खुश नहीं है? तो ऐसे एक चीज़ है वर्क प्लेस मिसबिहेवियर्स। वर्क प्लेस मिसबिहेवियर्स क्या है कि जो एम्प्लॉय है वो लोगों से अपने वर्क प्लेस पे झगड़ता है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है और उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, या अगर जो उसको टास्क दी जा रही है उसको प्रॉपरली वो नहीं करता, और स्पेशली जब कोई बॉस उसको कोई काम कहे तो वो बिल्कुल नहीं कर रहा, और इस किस्म का बिहेवियर शो कर रहा है, जिसकी वजह से कह लें कि एनवायरनमेंट के अंदर वर्क प्लेस में जहाँ वो काम कर रहे हैं एक आपस में क्वारलिंग हो रही है, और लोग जो है वो मिसबिहेवियर सा हो रहा है इस एम्प्लॉय की तरफ से लोगों के साथ। तो हम कहते हैं कि दैट मे बी अनदर साइन which tends to show that the employee, there is something wrong with the employee as far as the behavior is concerned. So we need to probe it, we need to find it कि क्या चीज़ किस वजह से ऐसा हो रहा है। Any intentional employee behavior, remember it is intentional, unintentionally नहीं वो कर रहा, वो जानबूझ के कर रहा है, intentionally ऐसा कर रहा है, that has a negative consequence for the organization or individuals within the organization, कि उसका जानबूझ के उसने एक ऐसा behavior adopt किया है जिससे लोगों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, बात बात पे लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं, या वो जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिसमें लोग जो हैं वो उसके साथ आके लड़ाई झगड़ा करें या नाराज़ हों उससे। तो वी से दैट इट्स अ वर्क प्लेस मिसबिहेवियर एंड इट्स बीइंग इंटेंशनली डन, यानी जानबूझ के ऐसा किया गया है। एंड दिस टाइप्स ऑफ मिसबिहेवियर कैन बी डिविएंस, एग्रेशन, एंटी सोशल बिहेवियर, वायलेंस हो सकता है, झगड़ा है, वर्बल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक दूसरे को बुरा भला वो कह रहा है, और एग्रेशन शो कर रहा है, एटीट्यूड शो कर रहा है, गुस्सा शो कर रहा है, और सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल। सो ऐसा बिहेवियर जो वर्क प्लेस पे कोई एम्प्लॉय क्रिएट करे जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हों, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हों, इश्यूज क्रिएट हों, क्वारलिंग हो, एक दूसरे के साथ बैड वर्ड्स के एक्सचेंज हो, एग्रेशन नज़र आए, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वर्क प्लेस मिसबिहेवियर्स। और हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि एम्प्लॉई का जो बिहेवियर आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ अ रिजल्टेंट, इट्स नॉट लेटेंट वेरिएबल, इट्स अ रिजल्टेंट वेरिएबल, यानी जो कुछ आपको नज़र आ रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीजंस हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचा है। सो बीइंग अ मैनेजर, अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काउंसलिंग के भी डिपार्टमेंट्स हो गए हैं, तो अगर आपको नज़र आता है कि एम्प्लॉई जो है वो इसका कोई बिहेवियरल इशू है या कोई प्रॉब्लम है इसके साथ, या कोई टेंस फील कर रहा है, या कोई बिहेवियरल एस्पेक्ट में बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज इसके कोई पॉजिटिव नहीं है, सो यू मे रेफर इट टू अ काउंसलिंग डिपार्टमेंट और अ काउंसलर, या किसी मेंटोर के पास भेज दें जो आपका डेजिग्नेटेड मेंटोर है, कोई सीनियर है, वो उसको बुला के डिस्कस करे, उसके साथ पूछे, उसको गाइड करे कि भाई क्या रीज़न है। ऑब्वियसली किसी एम्प्लॉय को यहाँ तक लाने में, उसको हायर करने में आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर अगर उसके बावजूद अगर आपको वो चीज़ें मिस आउट हो गई तो मे बी देयर इज़ अ चांस कि वो इस जॉब पे आने के बाद कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो उसके साथ क्रिएट हुए हैं, और उसको फिर सेटल डाउन करना, उसको हल करना भी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Now we are going to discuss the psychological factors which tends to affect the behavior, कि वो कौन से ऐसे psychological factors हैं जो एम्प्लॉय के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बिहेवियर जो है वो आउटकम है, बिहेवियर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिहेवियर जो है वो रिजल्टेंट वेरिएबल है, बट इट्स अ एंड, राइट, इट्स आउटकम। सो दीज आर द आउटकम्स ड्यू टू व्हाट, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कौन से ऐसे लेटेंट कंपोनेंट्स हैं जो इन चीज़ों पे इफेक्ट करते हैं, बिहेवियर को ऊपर इफेक्ट करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ।
Now, in the slide, you can see that as far as the psychological factors of employee behavior are concerned, there are four things which tends to affect any employee behavior. We have attitude, we have personality, we have perception, and we have learning. So चार ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी एम्प्लॉई के बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, और वो कौन कौन से मैं दोबारा पढ़ देता हूँ. दीज आर एटीट्यूड्स, पर्सनालिटी, परसेप्शन एंड लर्निंग. अब ये क्या चीज़ें हैं, अभी हमने इनको वन बाय वन आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है. बट आउटकम क्या होता है, एम्प्लॉय बिहेवियर जो है, हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि एम्प्लॉय बिहेवियर किन चीज़ों से मार्क्ड होता है या मेजर होता है. हमने कहा कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी से बिहेवियर पता चलता है, उसके एब्सेंटिज्म के लेवल से पता चलता है, टर्नओवर से पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप की वजह से पता चलता है, जॉब सेटिस्फैक्शन से पता चलता है, और वर्क प्लेस मिसबिहेवियर से पता चलता है. अगर ये इनमें अगर वो एम्प्लॉई जो है वो प्रोडक्टिविटी शो कर रहा है, अगर उसका एब्सेंटिज्म लो है, उसका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ का टर्नओवर लो है, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप हाई है, जॉब सेटिस्फैक्शन हाई है, और वर्क मिसबिहेवियर्स जो हैं वो के इंसिडेंट्स लो हैं, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ हैं उनका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव है, अच्छा है. बट एट द सेम टाइम अगर ये चीज़ें ऐसी हों कि प्रोडक्टिविटी लो जा रही हो, एब्सेंटिज्म हाई हो, और टर्नओवर हाई हो, और ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप लो हो, जॉब सेटिस्फैक्शन लो हो, और वर्क प्लेस मिसबिहेवियर्स के इंसिडेंट्स फ्रीक्वेंट हो जाएं, तो फिर हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर या इंडिविजुअल बिहेवियर एट वन पॉइंट इज़ नॉट इन द राइट डायरेक्शन, इज़ नॉट गुड. सो इन आउटपुट्स पे, ये जो आउटकम्स हैं एम्प्लॉय बिहेवियर को हम किससे मेजर कर रहे हैं, इन 4-5 चीज़ों से. इस एम्प्लॉय बिहेवियर पे कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, एटीट्यूड है, पर्सनालिटी है, परसेप्शन है, और लर्निंग है. अब ये जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, परसेप्शन और लर्निंग, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि जो बिहेवियर एस्पेक्ट्स हैं उस पे साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहला साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एटीट्यूड. सो एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड इज़ इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स, ऐसी स्टेटमेंट्स जो इवैल्यूएट की जा सकें, जिनको सुनने के बाद, जिनको पढ़ने के बाद आपके नज़दीक एक चीज़ क्लियर हो जाए कि दैट इज़ इट. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एज एन एम्प्लॉई कहता हुआ नज़र आता हूँ कि जी व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी इज़ दिस, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस. इट्स अ स्टेटमेंट विच कैन बी इवैल्यूएटेड वेरी क्लियरली कि जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट हैप्पी with the new policy. So these evaluative statements can be favorable or unfavorable concerning objects, people or events. ऐसी statements के जो अच्छी या बुरी, favorable या unfavorable हो सकती हैं, but they are regarding the people, the objects or the events which are taking place within the organization, that is called an attitude. अगर मैं लोगों के मतलब कोई स्टेटमेंट्स देता हूँ जिनको समझा जा सकता है, जिसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, जिनको एवेलुएट किया जा सकता है, या मैं ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इवेंट्स के मतलब मेरा क्रिटिसिज्म है पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसी स्टेटमेंट्स देना जिनको एवेलुएट किया जा सके, जिनको अंडरस्टैंड किया जा सके, जिनको वे किया जा सके, जिसको मेजर किया जा सके, जिसको आप फेवरेबल हों या अनफेवरेबल हों, बट दे आर टेंडिंग टू आइदर in favor or they are criticizing the people, the objects or the events which are taking place within the organization, or that is called an attitude. अब components क्या होते हैं attitude के? Attitude एक self एक process है, तो attitude में क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, attitude to me is something which is an outcome, right? So आप का जो एटीट्यूड है, अगर आप किसी चीज़ के फेवर में हैं या आप किसी चीज़ के अगेंस्ट हैं,
तो वो उस पर कुछ चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉग्निटिव कंपोनेंट है, कॉग्निशन का मतलब मेरी थिंकिंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो मेरे जहन में है। सबसे पहले आपके जहन में एक आइडिया होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी इशू के मतलब, वो कॉग्निशन से है। कॉग्निशन मीन थिंकिंग से आपके जहन में वो क्रिएट हुई है। देन इट टेंड्स टू अफेक्ट योर ओवरऑल कंडक्ट। आपका जो भी ओवरऑल कंडक्ट है उस पे उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के मतलब खुश नहीं हूँ, तो मेरी एक ओपिनियन मेरे जहन में एक चीज़ क्रिएट हुई, और फिर जहाँ कहीं मुझे वो पॉलिसी नज़र आती है या वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में या कोई डिस्कस करते नज़र आता है, मेरे चेहरे पे या मेरे जहन के ऊपर, मेरी बॉडी के ऊपर एक ख़ास नेगेटिव सा क्रिटिसिज्म सा डेवलप होना शुरू हो जाता है। मैं नागवारी जिसको कहते हैं कि यू आर नॉट हैप्पी, नागवार हैं आप, और एक आपका जनरल एक जो इफेक्ट है AFFECT, इट टेंड्स टू कम अप ऑन यू, और एज एन इफेक्ट फिर आप कोई ऐसी बात करेंगे, कोई ऐसा जेस्चर करेंगे, कोई ऐसा एक्शन करेंगे जो आपके उस एटीट्यूड को बताएगा कि ये आपने फेवर में किया है या अगेंस्ट किया है। जैसे आपको किसी ने पॉलिसी बता रहा था, आपने कहा सो दैट इज़ अ जेस्चर कि जिसमें आप यू आर नॉट सेइंग कि मुझे आई एम नॉट कंसर्न्ड, आई एम नॉट हैप्पी। ये जब यहाँ तक आपने कहा तो ये 3 स्टेज प्रोसेस, कॉग्निशन, ओवरऑल इफेक्ट, and then some action or maybe some statement. So that is what it's telling you, that there are 3 components to an attitude. The cognitive component, that depends upon the belief, the opinion, knowledge or information held by a person, something which is there in your mind, your opinion, your knowledge, your opinion, your beliefs regarding a certain issue, वो आपके जहन में है, that is a cognitive component. Then the affective component. Affective component means the emotional or feeling part of an attitude. वो जो आपके अंदर एक उस चीज़ का सामने आते ही, उस चीज़ के जिक्र होते ही, उस चीज़ के मतलब बात होते ही, या आपको चीज़ नज़र आए डॉक्यूमेंट में, या आपके एक वो तारी हो जाए आपके ऊपर एक इमोशनल सा एक कवर आ जाए, और आप फ़ौरन ही आपका जो पहले आपका जो इमोशंस थी वो कुछ और थी, को आप बड़े हैप्पी मूड में, सडनली आप थोड़ा सा यूं हो गए हैं, थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो गए हैं, थोड़ा सा आपका जो चेंज आ गई है आपके ओवरऑल बॉडी में या जेस्चर्स में, दैट इज़ द अफेक्टिव कंपोनेंट। और ये सडनली अब जेस्चर्स में या आपके वर्ड्स में या आपकी राइटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, जब दैट विल बी द बिहेवियरल कंपोनेंट, द इंटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टन वे। अब आपने सोच लिया है कि जब भी ये बात होगी, अब जैसे ही आपके सामने जब भी ये बात होगी, आप फ़ौरन ही या तो उठ के चले जाएंगे, या आप मना कर देंगे, या आप ऊंचा बोलना शुरू कर देंगे, या आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर लेंगे। दैट इज़ अ बिहेवियरल कंपोनेंट। और क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड में और क्या चीज़ें आती हैं? द जॉब सेटिस्फैक्शन। Now what is job satisfaction? Job satisfaction is affected by level of income earned and by the type of job a worker does. हम ये कहते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन में there is a strong relationship between how much money is being earned and what kind of work is being done. अगर आपसे काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, if the work you are doing is a very demanding work, it's a very hectic work, अगर बहुत मेहनत वाला काम है या बहुत ज़्यादा काम आपसे लिया जा रहा है, बट उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड कम है, सैलरी कम है, तो ऑब्वियसली यू विल बी नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन अगर आपसे बहुत कम काम लिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, तो फिर तो ऐसा सिनेरियो हर एक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बट एक्सेप्टेबल क्या है कि जी जितना काम लिया जा रहा है उतनी ही सैलरी भी होनी चाहिए। कंपनसेशन शुड मैच द काइंड ऑफ वर्क विच यू बीन आस्क्ड टू डू। सो इफ दैट इज देयर, द पर्सन विल बी satisfied. So that is what they're saying, that job satisfaction is affected by level of income earned and by the type of job a worker does.
And what is then the relationship between job satisfaction and productivity? Obviously a very high relationship. अगर कोई बंदा satisfied होगा अपनी जॉब पे या जॉब से सॉरी, तो वो और मेहनत से काम करेगा और पूरा काम करेगा, जितना उसको कहा गया है वो काम वो पूरा करेगा, और हो सकता है एक स्टेप आगे भी जाए, यानी जो काम कहा गया उससे भी ज़्यादा काम करके दिखाए, तो फिर देयर इज़ अ हाई कोरिलेशन. कोरिलेशन इज स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी जो ये डिफाइन करती है कि स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप क्या है बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स. इफ वन वेरिएबल इज जॉब सेटिस्फैक्शन, द अदर वन इज द प्रोडक्टिविटी, तो ये दोनों के अंदर क्या कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दोनों दूसरी भी बढ़ती है. नेगेटिव कोरिलेशन है, एक बढ़ती है दूसरी कम होती है. नो कोरिलेशन के जी दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है. बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन, रादर पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. जो रिलेशनशिप है वो फेयरली स्ट्रॉन्ग है. अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो उसकी, अगर वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होगा तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी. ऑर्गेनाइजेशंस विद मोर सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ आर मोर इफेक्टिव दैन दोज विद फ्यूर सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़. जाहिर सी बात है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा तादाद में ऐसे लोग होंगे विच आर सेटिस्फाइड, विच आर हाई एनर्जी, सो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू अ सिनेरियो जहाँ पे डिससेटिस्फाइड लोग ज़्यादा हैं और बहुत ही कम चंद मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड किस्म के लोग हैं, तो उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लो होगी एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर सिनेरियो. सो बेहतर सिनेरियो क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ज़्यादा तादाद में ऐसे वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं. अब जॉब सेटिस्फैक्शन और एब्सेंटिज्म में क्या रिलेशनशिप है? अब इसका तो नेगेटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव रिलेशनशिप है. ज़ाहिर क्लियर है कि अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो कि जहाँ पे मोर एंड मोर पीपल आर सेटिस्फाइड, सो अगर ज़्यादा लोग, या इवन हम किसी इंडिविजुअल की भी बात कर लें, तो अगर एक इंडिविजुअल है वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, तो ये बिल्कुल उसी बच्चे की एग्जांपल है कि जो सुबह स्कूल जाने में खुश है. सो इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग एंड द काइंड ऑफ पेमेंट्स सैलरी विच यू आर गेटिंग, सो हम ये कह सकते हैं कि एब्सेंटिज्म विल बी लो. सो देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एब्सेंटिज्म एंड जॉब सेटिस्फैक्शन. सो अगर आप जॉब आप पे सेटिस्फाइड हैं तो एब्सेंटिज्म लो होगा. सो सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ टेंड्स टू हैव लोअर लेवल्स ऑफ एब्सेंटिज्म, although satisfied employees are bound to take company approved days off, for example sick days. हम एब्सेंटिज्म में उन छुट्टियों को शामिल नहीं कर रहे जो आपको अप्रूव्ड हैं, जो आपको दी गई हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो छुट्टी ले सकता है, लेकिन ना चाहते हुए भी अगर मतलब आपके पास आप बिल्कुल ठीक हैं, आप दिस नो इशू, नो सिक, यू नॉट सिक, यू नॉट इल, बट आपकी कोई रेगुलर लीव भी नहीं है और उस दिन छुट्टियां भी नहीं है और उसके बावजूद आप काम पे ना आए, सो दैट इज़ एब्सेंटिज्म. सो इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, मोर चांसेस विल बी दैट यू विल टर्न अप ऑन द वर्क. सो फॉर अ वर्कर, फॉर अ पर्सन हु इज़ मोर सेटिस्फाइड विद द वर्क, द एब्सेंटिज्म विल बी लो. सो जितनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा सेटिस्फाइड लोग होंगे उतना ही उस ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म लो होगा. अब इसी तरीके से जॉब सेटिस्फैक्शन और टर्नओवर का क्या रिलेशनशिप है? बल्कि इस पे आने से पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एब्सेंटिज्म और टर्नओवर का क्या रिलेशनशिप है, तो मैंने शायद थोड़ी देर पहले इस लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि एब्सेंटिज्म और टर्नओवर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. वो कैसे? कि अगर आप अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड हैं, आप जॉब पे आ ही नहीं रहे हैं, बहुत छुट्टियाँ कर रहे हैं, तो फिर या तो आप वॉलंटरी या इनवॉलंटरी टर्नओवर हो जाएगा, या आपसे आप खुद रिज़ाइन दे देंगे या आपसे रिज़ाइन ले लिया जाएगा. सो वी कैन नाउ से दैट एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर हैज़ अ गुड relationship, positive direct relationship. On the other hand, what about job satisfaction and turnover? So job satisfaction का और turnover का inverse relationship है, just like job satisfaction and absenteeism. अगर more workers, more employees satisfied होंगे अपनी जॉब से, तो कोई भी अपनी जॉब छोड़ के नहीं जाता.
फिर ज़्यादा लोग मेहनत से खुश होकर काम करते हैं, सो दैट देयर द टर्नओवर विल बी लो. So more satisfied workers, more satisfied employees are there, less will be the turnover. So let's see on the slide what it says. Satisfied employees have lower levels of turnover. Dissatisfied employees on the other hand have high level of turnover. And then the turnover is affected by the level of employee performance. Obviously turnover जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से भी इफेक्ट होता है. अगर एम्प्लॉय जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो फिर उससे आप उस वॉलंटरी रेजिग्नेशन ले लेंगे, वो रिज़ाइन कर जाएगा या इनवॉलंटरी कर लेंगे. बट अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा तो अगर वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो फिर आप उनको फायर करना पड़ेगा, उनको जॉब से निकालना पड़ेगा और टर्नओवर हाई हो जाएगा. अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है फिर देयर इज़ नो रीज़न कि आप उसको फायर करें, सो द टर्नओवर विल बी ऑन द लोअर साइड. The preferential treatment afforded superior employees makes satisfaction less important in predicting their turnover decisions. कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ वर्कर्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है सुपीरियर्स की तरफ से, और यानी उनको प्रायोरिटी दी जाती है हर काम में, इवन दो दे आर नॉट वर्किंग वेल. सो उस केस में भी टर्नओवर जो है प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट अगर ऐसा है सो वी से दैट द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेयर देयर इज अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अफोर्डेड सुपीरियर एम्प्लॉइज मेक सेटिस्फैक्शन लेस इंपॉर्टेंट इन प्रिडिक्टिंग देयर टर्नओवर डिसीजंस. सो कई दफ़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में, बट अदरवाइज मोर और लेस यही देखा गया है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ जो हैं वो सेटिस्फाइड होंगे वहाँ पे टर्नओवर जो है वो लो होगा, क्योंकि सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज टेंड्स टू शो अ गुड परफॉर्मेंस एंड अ गुड परफॉर्मिंग एम्प्लॉई डज नॉट लीव द जॉब एंड नेवर इज बीन आस्क्ड टू लीव द जॉब, सो द टर्नओवर विल बी ऑन द लोअर साइड. And now, what is the relationship between job satisfaction and customer satisfaction? So job satisfaction में अगर आप satisfied हो अपनी जॉब से तो हर एम्प्लॉई अगर अपनी जॉब से satisfied है तो वो चाहेगा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो होता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी तो उसकी अपनी भी ग्रोथ होगी. अब इस चीज़ को करने के लिए जो कस्टमर्स हैं इस कंपनी के, इस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको भी सेटिस्फाइड रखना है. So every individual knows that if our customers are happy, that will be a kind of growth for the organization, and the growth for the organization is the growth of the individual. So देखते हैं the level of job satisfaction for frontline employees is related to increased customer satisfaction and loyalty. अगर हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या स्टाफ है, अगर वो सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से, वो एक पॉजिटिवली टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे अपने कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स भी खुश होंगे, और जब कस्टमर्स खुश होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ग्रोथ है, और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, इज द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल. Now at the same time, if there is the interaction with dissatisfied customers can increase an employee's job dissatisfaction. अगर मेरा इंटरेक्शन being an employee ऐसे कस्टमर से हो जो डिससेटिस्फाइड हो, विच आर नॉट हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं भी डिससेटिस्फाइड फील करूँगा, क्योंकि आई एम द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर मेरे से या मेरी ऑर्गेनाइजेशन से कोई डिससेटिस्फाइड है तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, रादर इट इज़ समथिंग टू थिंक अबाउट. सो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जब कोई इंटरेक्शन आपका किसी डिससेटिस्फाइड कस्टमर से होगा तो आपको भी नज़र आएगा कि आप भी डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं. अब व्हाट आर द एक्शंस टू इंक्रीज द जॉब सेटिस्फैक्शन फॉर कस्टमर सर्विस वर्कर्स. अब ये जो हमारे कस्टमर सर्विस वर्कर्स हैं, जिनका काम कस्टमर्स को हैंडल करना है, कस्टमर्स को मैनेज करना है, कस्टमर से डीलिंग करना है, इनके साथ जो उनका इंटरेक्शन है, जो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या उसको कैसे हम उसमें बेहतरी ला सकते हैं. हायर अपबीट एंड फ्रेंडली एम्प्लॉयज़. ऐसे लोगों को आप हायर करें कस्टमर सर्विस के लिए विच आर फ्रेंडली
which have a positive energy, which are good in communication, जिनका पब्लिक रिलेशनिंग अच्छी हो, जिनके पॉजिटिव जेस्चर्स हों, और जो कि हमेशा जहाँ कहीं भी हों। क्या आपने सुना होगा कि कई ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो जहाँ भी होंगे वो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं अपने वर्क प्लेस में। ऐसे हाई अपबीट काइंड ऑफ एनर्जेटिक किस्म के और फ्रेंडली किस्म के एम्प्लॉयज़ हायर करें। रिवॉर्ड सुपीरियर कस्टमर सर्विस, ऐसे लोगों को रिवॉर्ड करें जो अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप उनको रिवॉर्ड देंगे, बाकी भी मोटिवेटेड होंगे, वो इंडिविजुअल खुद भी मज़ीद मोटिवेटेड होगा। प्रोवाइड अ पॉजिटिव वर्क क्लाइमेट, ऐसा वर्क क्लाइमेट दें जो पॉजिटिव हो, जहाँ पे काम करना लोगों को पसंद आए, अच्छी इन्वायरमेंट हो, अच्छा इक्विपमेंट हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फर्नीचर हो, अच्छी इन्वायरमेंट, साफ़ सुथरा माहौल हो, तो वहाँ पे लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे जब वो अच्छा फील करें। देखें, एनवायरनमेंट जो है वो आपके इट्स बीन प्रूव्ड इन रिसर्च कि एनवायरनमेंट जो है वो आपके मूड को इफ़ेक्ट करती है। अगर एनवायरनमेंट अच्छी है, प्लेजेंट है, अच्छे वाइब्रेंट कलर्स हैं अराउंड, और अच्छा फर्नीचर है, डेकोर अच्छा है, सो क्या होगा, पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट होती हैं, हेल्दी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, आप अच्छा फील करते हो। सो इफ़ यू आर फीलिंग वेल देन यू विल बी डीलिंग इन अ गुड वे टू योर कस्टमर्स। यूज़ एटीट्यूड सर्विस टू ट्रैक एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, और कॉन्स्टेंटली आप सर्विस करवाते रहें, फीडबैक्स लेते रहें अपने एम्प्लॉयज़ से, एंड सो दे विल बी एबल टू टेल यू कि हाउ दे आर फीलिंग अबाउट अ सर्टेन सिचुएशन, और वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। Then comes job involvement. Job involvement क्या है? The degree to which an employee identifies with his or her job, actively participates in it, and considers his or her performance to be important to his or her self-worth. Involve कितना होता है कोई इंडिविजुअल अपनी जॉब में, किस हद तक वो अपनी जॉब के अंदर मगन होता है, काम करता है, मेहनत करता है, एफर्ट्स डालता है, और किस तरह वो अपनी जॉब से अपने आप को रिलेट करता है। या काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ आई एम अ मिडिल मैनेजर एंड इफ आई से कि जी आई एम वेरी हैप्पी विद माय जॉब, और मैं जो हूँ अपना काम में जो मुझे काम दिया जाता है मैं एग्जैक्टली टाइम पे ऑफिस पहुँचता हूँ, अपना काम करता हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करता हूँ, और जब भी मैं काम करता हूँ उसमें थोड़ी और अपनी तरफ से एफर्ट्स डालता हूँ और उसको और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। जब भी मुझे टास्क मिलती है टाइमली कंप्लीट करता हूँ, सारे डिलीवरेबल्स अचीव करता हूँ, और मैं शो करता हूँ कि ये जॉब जो है, सो मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि इफ़ आई एम द मार्केटिंग मैनेजर, सो आई वांट टू शो दैट मुझे राइटली सिलेक्ट किया गया है, बिकॉज नो वन like positively, अच्छे मीनिंग्स में, no one can be better than me. I'm the best selection. I'm the right candidate. I'm the right selection. I want to prove my worth. So अगर आप अपनी जॉब से अपने आप को रिलेट करते हैं, आप एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाते हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट हाई है, अपने काम के अंदर आप मगन रहते हैं, यू आर वेरी मच इन टू योर वर्क, दैट वी से देयर इज अ हाई जॉब इन्वॉल्वमेंट. High levels of commitment are related to fewer absences and lower resignation rates. अगर एम्प्लॉई अपने काम में खुश होगा, मगन होगा, मेहनत से कर रहा होगा, तो फिर there is obviously very low chances कि वो कभी अपनी जॉब पे ना जाए, और बड़े कम चांसेस होंगे कि टर्नओवर हाई हो. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जहां एम्प्लॉयज़ अपने काम से खुश होते हैं, अपने काम में मगन होते हैं, अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ऐसी इन्वायरमेंट्स में जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो भी हाई होता है, टर्नओवर लो होता है, एब्सेंटिज्म लो होता है. What about organizational commitment? What is it? It is the degree to which an employee identifies with a particular organization and its goals and wishes to maintain membership in the organization. Organizational commitment क्या है? कि एक एम्प्लॉई का ये ख्वाहिश रखना कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में रहूं, इसमें काम करता रहूं, और जब भी मेरा जिक्र हो तो मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरी एसोसिएशन शो हो,
और मैं उन गोल्स के साथ, उस विजन के साथ मेरी कमिटमेंट नज़र आए जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की है, द डिग्री, द काइंड ऑफ level of the commitment I'm sure an employee shows with the goals and the objectives of the organization, कि वो जहाँ कहीं भी हो, जैसे जिस वक्त मर्जी, जब भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, उसकी पॉलिसीज़ की बात हो, तो वो डिफेंड करे, ओपनली डिफेंड करे. सो हम कहेंगे कि ऐसा एम्प्लॉय जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट हाई है. एंड ऑब्वियसली इट लीड्स टू लोअर लेवल्स ऑफ एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर. अगर ऑर्गेनाइजेशन में के एम्प्लॉयज़ में कमिटमेंट है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड हैं, दे आर हैप्पी विद देयर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग ओपन हार्टेडली, हार्ड वर्किंग with a full heart for the organization, so we will say the organization commitment is high, and therefore in that cases, and in these cases obviously the absenteeism and turnover will also be low. Perceived organizational support. It is the general belief of employees that their organization values their contribution and cares about their well-being. What is the perceived organizational support? Perceived का मतलब आपकी सोच organizational support के मुतालिक. So you think that the organization is always caring about us. अगर किसी एम्प्लॉई के जहन में ये चीज़ डेवलप हो जाए कि nobody cares about me, especially in the organization, nobody cares, and my organization doesn't care about me, तो इसका मतलब है ये एक नेगेटिव थिंकिंग है और वो डिससेटिस्फाइड है अपनी जॉब से. बट अगर ये लेवल क्रिएट हो कि जिसमें ये नज़र आए कि वो कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके मुतालिक केयर करती है, उसके मुतालिक सोचती है, उसकी बेनिफिट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, सो वी कैन नाउ से दैट देयर इज़ अ परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट. इट रिप्रेजेंट्स द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉई. ऑब्वियसली अगर कोई ऐसे हिंट्स आपको मिलते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉई के मुतालिक कुछ ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है, मेडिकल दे रही है उसको, या उसके बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ कर रही है, उसकी ट्रेनिंग या डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रही है, उसकी ग्रोथ के लिए कुछ कर रही है, सो फिर ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट इज़ देयर और ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट इज़ देयर. प्रोवाइडिंग हाई लेवल्स ऑफ सपोर्ट इंक्रीजेज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लोअर द टर्नओवर. अगर ऐसे स्टेप्स ऑर्गेनाइजेशन लेती है जिसकी वजह से जो ओवरऑल आपका जो एम्प्लॉई है वो सेटिस्फाइड फील करेगा. ओबियसली अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे स्टेप्स लेगी तो उसको ये नज़र आएगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे मुतालिक सोचती है, मेरी केयर कर रही है, मेरे लिए कुछ अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है, तो वो सेटिस्फाइड होगा. और जब भी जॉब सेटिस्फैक्शन होगी हाई तो टर्नओवर जो है वो लो होगा. Now, what is the relationship between attitudes and consistency? People see consistency in two ways: consistency among their attitudes and consistency between their attitudes and behaviors. दो situations हैं. देखें, कुछ लोग एक एटीट्यूड हर वक्त अपना मेंटेन रखते हैं. आप उनसे किसी चीज़ के मुतालिक पूछें तो आप कहें यार इसका तो एटीट्यूड ही ऐसा है, बहुत सख्त एटीट्यूड है इस बंदे का. यानी आप उससे जो भी चीज़ पूछें, जो भी चीज़ उससे डिस्कस करें, जब भी आप उसको देखें उसका एक ही किस्म का एटीट्यूड हो, सो कंसिस्टेंट है अपने एटीट्यूड में. अच्छा, कुछ लोग एटीट्यूड तो कंसिस्टेंट है लेकिन उनका बिहेवियर भी कंसिस्टेंट है. मीनिंग कि आप जब भी एक ख़ास किस्म के लोगों से मिलेंगे या एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय से मिलेंगे, उसकी एटीट्यूड ना सिर्फ नेगेटिव होगा, तो जब नेगेटिव होगा तो उसका बिहेवियर और प्रोडक्टिविटी भी आपको नेगेटिव ही नज़र आएगी हमेशा. सो आप कहते हैं ऐसे लोग जिनका एटीट्यूड ऐसा होगा, नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी भी लो होती है. सो इट्स बीन ऑब्जर्व दैट कंसिस्टेंसी अकर्स in two situations: consistency in terms of the attitude and consistency in terms of the attitude relating to a certain behavior. And if an inconsistency arises, individuals may alter their attitude or alter their behavior or develop a rationalization for the inconsistency. और जब भी inconsistency नज़र आती है तो क्या करते हैं इंडिविजुअल्स, फ़ौरन ही कोशिश करते हैं कि अपनी
इस्लाह करे, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ करे, लेकिन ऐसा करना डिफ़िकल्ट होता है मेरे नज़दीक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, बट अनलेस और अटिल कि मैनेजर जो है, जो उसका बॉस है या जो उसके कोलीग्स है, वो कोई एफर्ट करें उसके एटीट्यूड में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, तो उस वक्त तक तो ठीक है। बट अगर उसको इंडिविजुअली आप देखें तो हमेशा जब भी इनकंसिस्टेंसी नज़र आएगी, एटीट्यूड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो अच्छी बात है। पॉजिटिव से नेगेटिव अगर जाता है तो एम्प्लॉई जो होता है, वो कुछ ऐसे एम्प्लॉय ज़रूर होते हैं कि जो कोशिश करते हैं कि वो उस चीज़ को ठीक करें। नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी विच इज़ कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या कहती है? एनी इनकम्पैटिबिलिटी और इनकंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड और बिटवीन बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या कहती है कि जब भी इनकंसिस्टेंसी होगी, जब भी एटीट्यूड और बिहेवियर में डिफरेंस आएगा कि ये एटीट्यूड है, ये बिहेवियर होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें इनकंसिस्टेंसी आ रही है, एटीट्यूड कुछ और है, बिहेवियर जनरली कुछ और नज़र आ रहा है, या कोई स्टेट ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी आपको नज़र आएगी, तो हमेशा जो चीज़ें हैं वो रिवर्ट होती हैं उस इम्बैलेंस को ठीक करने की तरफ। एनी फॉर्म ऑफ इनकंसिस्टेंसी इज़ uncomfortable and individuals will try to reduce the dissonance। जब भी इंडिविजुअल्स लेवल पे भी उनको अपने बिहेवियर में कुछ चीज़ नेगेटिव, या फॉर एग्जांपल मैं ये इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपका बिहेवियर ये है कि आपको नज़र आता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी लो जा रही है, या आपकी एब्सेंटिज्म आपका हाई हो रहा है, या आपको ये नज़र आता है कि मेरी जो आउटपुट है वो अच्छी नहीं है, प्रोडक्टिविटी मेरी लो जा रही है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं लोगों से लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो देन हमेशा उस स्टेट से निकलने की लोग कोशिश करते हैं। अब निकलने की दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अपनी मूवमेंट करें, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जिनकी वजह से ये हो रहा है और उन चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करें, या आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं। बट जब भी एटीट्यूड और बिहेवियर मिसमैच होंगे तो एक इनकम्पैटिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी अकर होगी, और बिहेवियर एम्प्लॉय हमेशा इंडिविजुअल कोशिश करता है उस इनकंसिस्टेंसी को ख़त्म करने की, ताकि एटीट्यूड और बिहेवियर कंसिस्टेंट हो जाएं, एक जैसे हो जाएं। द इंटेंसिटी ऑफ द डिज़ायर टू रिड्यूस द डिसोनेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, अब ये डिज़ायर जो है एक इंडिविजुअल की कि मैं इस इनकम्पैटिबिलिटी को ख़त्म करूं, वो किन चीज़ों से इफेक्ट होता है? द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैक्टर्स क्रिएटिंग द डिसोनेंस, कि जो चीज़ें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उनकी इम्पोर्टेंस, उनका इफ़ेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एक मैनेजरियल पॉलिसी है जिसकी वजह से आप परेशान फील कर रहे हैं, तो उस पॉलिसी को पहले हैंडल करना ज़रूरी है, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी है, उसका इफेक्ट आप पे ख़त्म करना अपने ऊपर ज़रूरी है। द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल बिलीव्स दैट द फैक्टर्स कॉजिंग द डिसोनेंस आर कंट्रोलेबल, अगर एक इंडिविजुअल को ये नज़र आता है कि मैं ये जो प्रॉब्लम, जो परेशानी मेरे लिए क्रिएट हो रही है, इसको मैं हैंडल कर सकता हूँ आराम से, ईजीली, तो फिर क्या होगा, वो उस डिसोनेंस की स्टेट से निकल जाएगा। लेकिन अगर उसको ये नज़र आए कि इस मसले का हल बड़ा मुश्किल है, तो फिर वो डिसोनेंस की वो जो सिचुएशन है उसमें वो और अंदर जाता जाएगा, और उसका वो जो इनकंसिस्टेंसी है वो बढ़ती जाएगी। रिवॉर्ड्स अवेलेबल टू कंपनसेट फॉर द डिसोनेंस, अगर आपको ये नज़र आए कि ये जो मेरी परेशानी की रीज़न बनी हुई है, इसके अगेंस्ट मुझे, अगर मैं इसमें जाता हूँ, अगर मैं ऑप्ट करता हूँ, अगर मैं इसमें रहता हूँ, तो मुझे कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, हो सकता है मुझे 6 महीने बाद कोई रिवॉर्ड मिल जाए, कोई मेरी ग्रोथ हो जाए, कोई प्रमोशन हो जाए, मैं इतना मुश्किल काम कर रहा हूँ, मेरे प्रमोशन हो जाए शायद, तो फिर हो सकता है आप फ़ौरन उस डिसोनेंस में से निकल जाएं और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, और उस बिहेवियर को, जो रिक्वायर्ड बिहेवियर है, उसके मतलब अपना एटीट्यूड को अलाइन कर लें। यानी आप एटीट्यूड को इस तरह अलाइन करेंगे कि फिर आपका जो बिहेवियर है उसमें पॉजिटिव चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी।
Finally, we are going to discuss some of the things which are related with attitude surveys. What is an attitude survey? It's an instrument, एक questionnaire है, एक survey form है, एक document है that presents employees with a set of statements or questions. उसमें different kind of questions दिए जाते हैं, statements दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि how you think whether you can rate them from satisfied to dissatisfied. आपको rating भी दे दी जाती है और उसमें आप स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। वो स्टेटमेंट्स आपकी जॉब से रिलेटेड होती हैं, आपके वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं, आपके सुपरवाइज़र से रिलेटेड होती हैं, आपके ग्रुप से, आपके कुलीग से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होती हैं, जनरल स्टेटमेंट्स। और उसमें आपको रेट करने के लिए कहा जाता है फ्रॉम 1 to 5 में भी 1 to 7, जिसको हम लिकर्ट स्केल कहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री, और आप उसमें रेट करते हैं। उससे आपके मैनेजर्स को, उससे आपकी मैनेजमेंट को एक फीडबैक मिलता है कि हाउ द एम्प्लॉयज़ आर फीलिंग, व्हाट आर देयर इश्यूज, व्हाट आर देयर composition in terms of attitude especially. It provides a management, this is what I've been saying, that it provides a management with a kind of feedback regarding what are the employee perception of the organization and their jobs, कि employees जो हैं वो अपनी job के मुतालिक, अपनी जो परसेप्शन है उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक वो क्या है। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इन एटीट्यूड्स की सर्विस की क्या इम्पोर्टेंस है, और ये एटीट्यूड्स जनरली एटीट्यूड जो है वो क्या चीज़ आपको बता देता है। द एटीट्यूड्स वन ऑफ पोटेंशियल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। अगर हम एटीट्यूड को मॉनिटर करेंगे तो हमें पोटेंशियल जो बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आएंगी आगे चल के, प्रोडक्टिविटी लो होना, एब्सेंटिज्म हाई होना, टर्नओवर हाई होना, इन चीज़ों के मुतालिक एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है, एक अर्ली वार्निंग मिल जाती है। So manager should do things to that generates a positive attitude, and obviously that's going to reduce absenteeism and turnover. और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड आपको बताती है। एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स ऑफ एन एम्प्लॉई। ऑब्वियसली जो ये तो नोन है कि एटीट्यूड जो है वो एक फैक्टर है एम्प्लॉय बिहेवियर का। सो अगर एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो एम्प्लॉय बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा, अगर एटीट्यूड नेगेटिव होगा तो एम्प्लॉय का बिहेवियर भी नेगेटिव होगा। मैनेजर्स शुड फोकस ऑन हेल्पिंग एम्प्लॉयज बिकम मोर प्रोडक्टिव टू इंक्रीज द जॉब सेटिस्फैक्शन। Employees will try to reduce dissonance unless एम्प्लॉय जो है वो अपनी डिससेटिस्फैक्शन की स्टेट जो है, जो इनकम्पैटिबिलिटी की स्टेज है बिटवीन द काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड द बिहेवियर बीइंग शोन, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेगा और क्या कर सकता है। अनलेस मैनेजर्स आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डिसोनेंस, जब मैनेजर जो है वो ये आइडेंटिफाई कर ले उस एम्प्लॉय के लिए कि वो किस चीज़ से परेशान हो रहा है, वो कौन से ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो उसको परेशान किए हुए है, जिसकी वजह से उसका ये एटीट्यूड जो है वो उसके बिहेवियर में हिंड्रेंस है, डिजायर्ड बिहेवियर में हिंड्रेंस है। मैनेजर्स प्रोवाइड रिवॉर्ड्स कंपनसेटिंग फॉर द डिसोनेंस। मैनेजर जो है वो उसको उस परेशानी से निकालने के लिए, उसका एक कंसिस्टेंसी लाने की, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए और उसकी परफॉर्मेंस एब्सेंटिज्म को लो करने के लिए उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स भी ऑफर कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 26 में वी हैव डिस्कस्ड द टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर 13, और हमने इसमें ये डिस्कस किया कि बेसिकली किसी भी एम्प्लॉई का बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर क्या होता है। हमने बिहेवियर के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया कि इंडिविजुअल बिहेवियर ग्रुप बिहेवियर पे इफेक्ट करता है और ग्रुप बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि व्हाट आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच टेंड्स टू इफेक्ट द वर्क बिहेवियर, और वर्क बिहेवियर को किन चीज़ों से मेजर किया जाता है, और एट द सेम टाइम कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें हमने एटीट्यूड, पर्सनालिटी, परसेप्शन और लर्निंग के मुतालिक देखा, और हमने डिटेल में एटीट्यूड को डिस्कस किया कि एटीट्यूड जो है वो कैसे एम्प्लॉय के बिहेवियर के पे इफेक्ट करता है। आई होप यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक्स वेल। टिल द नेक्स्ट टाइम फ्रॉम मी, इट्स अल्लाह हाफिज़।